कि इस देश की 50% जनता को कचरा फेंकने की बुद्धि नहीं है, कचरा डालना कहाँ है वो पता नहीं है, तो वोट कहाँ डालेंगे ये कैसे उनको बुद्धि आएगी। नमस्कार, नमो नारायण। जन्माष्टमी का पर्व जब आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में हजारों वर्षों से हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी को वास्तविक स्वरूप में विज्ञानता के आधार पर कितना हम समझ पा रहे हैं। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है या देश जिस दौर से गुजर रहा है, वहां कृष्ण की नीतियां ही सर्वोपरि आपको लगेगा कि बिल्कुल सामंजस्य के साथ बैठी हुई हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो संसद के आसपास के ब्लॉक्स, मंत्रालयों के ब्लॉक्स की ओपनिंग की, जिसको उन्होंने कर्तव्य नाम दिया था, और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करते हुए उनकी एक स्पीच भी बहुत शानदार रही। लेकिन ये कर्तव्य और कर्म ये शब्द मात्र नहीं है। कर्तव्य और कर्म अपने आप में एक पूरे जीवन जीने की पद्धति है, एक प्रोसीजर है। देश का नेतृत्व कैसा हो, अगर हम 5-5,500 साल पीछे जाएं और महाभारत काल को अगर स्मृति में लाएंगे, तो एक नेतृत्व जो मन के ऊपर आता है वो आता है भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व। क्या था विशेष भगवान कृष्ण के अंदर जो आज के नेताओं में हम नहीं पाते हैं, और जिन नेताओं में ये लक्षण मिल जाए वो नेता सफल नेता बन जाते हैं। तो महाभारत के सभा पर्व में राजनीति से जुड़े हुए 6 गुणों की व्याख्या की गई है। मैं कहूँगा थोड़ा सा धैर्य के साथ इन गुणों को आप सुने, न सिर्फ सुने, इन गुणों पर आप आकलन भी करें कि किन नेताओं में ये गुण हैं, और अगर आपके आसपास के किसी अच्छे व्यक्ति में राजनीति जाने का एक लगता है ना कि ये राजनीति के लिए उपयुक्त है, तो उसमें ये 6 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण व्याख्यान शक्ति, मतलब ओरिएटर। जिस व्यक्ति में 6 गुणों में से प्रथम गुण व्याख्यान शक्ति है, बोलने की समझ, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, कहाँ तक बोलना है और क्यों बोलना है। बाकी बोलने वाले तो आप पप्पू राजा कितने देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओरिएटर का मतलब है इन टोटलिटी, व्याख्यान की कला आना, और ये कितना, कहाँ, कैसा, क्यों, कब तक, इसकी समझ होना, ये पहला गुण है। तो नेतृत्व, वो भी राजनीति के लिए, उसके लिए ओरिएटर होना, मतलब व्याख्यान शक्ति का होना बहुत जरूरी है। दूसरा गुण है प्रगल्भता। प्रगल्भता मतलब मैच्योरिटी, या फिर उसको और कहेंगे प्रोफाउंडिटी या ऑडिसिटी। मैच्योरिटी का मतलब आप विपक्षी पक्ष के तो जो नेता होंगे, आप कहोगे कि आप मोदी के बहुत प्रशंसक हो। हम मोदी जी के अलावा भी अगर वर्तमान के राजनीतिक व्यक्तियों का आकलन करें, तो आपको 2-4 विपक्षियों में भी बहुत अच्छे प्रगल्भ, जिसको कहेंगे मैच्योर्ड नेता आपको दिखेंगे। शशि थरूर आपको मैच्योर्ड दिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह की एक मैच्योरिटी हो। शशि थरूर के पास ओरिएटर पावर भी है, ही इज अ वेरी गुड ओरिएटर ऑल्सो। इसके अलावा जो राजनीतिक नेतृत्व करना चाहता है राजनीति में, उसके पास तर्क की कुशलता भी होनी चाहिए। तर्क की कुशलता का मतलब है रीजनिंग स्किल्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। वाद विवाद इसीलिए मत करो जो वो टीवी चैनल्स पे आते हैं ना, और ज्यादा करके टीवी चैनल्स में तो आप देखते हो वो तर्क करने ही कहाँ देता है। जो खुद बैठा हुआ है एंकर, वो खुद ही बोल रहा है, और सब चुप हो जाओ मैं बोलूंगा, सब चुप हो जाओ, बोलने ही नहीं दे रहा है भाई। और इस सरदर्दी के आलम में आप देखते हो, आप चैनल को छोड़ करके दूसरे प्रोग्राम देखते हो। तो हमारे पास इंडिया में वी लैक गुड डिबेटेबल प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ डिबेट होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डिबेट करने वाले तर्क कुशल जो नेता हैं वो बहुत कम है। और तर्क के अंदर मैं कुछ नेता जो है बीजेपी के पास हैं, एक आध और पार्टियों के पास है, इसके अलावा तर्क में नेता बहुत कुतर्क करते हैं।
लेकिन राजनीति के अंदर तर्क कुशलता, रीजनिंग होना बहुत जरूरी है। महाभारत के इसी सभा पर्व के अंदर जो चौथा गुण बताया है, नीतिगत निपुणता। नीतिगत मतलब पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। मैंने कहा ना कि किसी भी पक्ष के लोग तो ठीक है, लेकिन विपक्ष को भी इसीलिए किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए कि बस अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। अगर कोई वास्तव में अच्छी चीज है तो उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए कि नहीं, आपने ये पॉलिसी बहुत बढ़िया की है, और जो पॉलिसी गलत है उसकी नीति में आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो पहले के 3 गुण हैं, प्रगल्भता मतलब मैच्योरिटी, तर्क कुशलता रीजनिंग, ओरिएटर व्याख्यान की तरह, और बाकी जो गुणों में और आगे आएंगे, तो वो गुण होना बहुत जरूरी है। 5वां गुण है अतीत की स्मृति। अतीत की स्मृति है मीन्स नो ऑफ योर ट्रू हिस्ट्री और ट्रू पास्ट। आजकल के तो जो ये उठाई गिरे थोड़े बहुत नेता आते हैं, इनको यही पता नहीं है कि भारत का इतिहास क्या है। वो जो विदेशों से पढ़े आए हुए हैं, उनको तो लगता है कि दुनिया वजूद में आई 500 साल से है, अमेरिकन छाप के साथ चलते हैं। या तो फिर जो मिडिल ईस्ट से प्रभावित हैं, तो वो इस 300 साल के आक्रांताओं वाले काल को याद करते हैं। पर भारत देश के अंदर अगर आपको राजनीति करनी है, तो भारत देश की राजनीति में मैं मानता हूं एक जो सक्षम व्यक्तित्व है, सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको इतिहास की भी समझ है, इतिहास के साथ साथ उनकी व्याख्यान की शक्ति, ओरिएटरी है, प्रगल्भता है, मैच्योरिटी है, तर्क कुशलता है, नीतिगत निपुणता है। सुधांशु त्रिवेदी जी के अंदर ऐसा ये पर्सनैलिटी बैलेंस है। इसीलिए नहीं कि वो बीजेपी में है, मुझे खुशी होती है अगर हर पार्टी के अंदर एक एक सुधांशु त्रिवेदी जी होते हैं, तो डिबेट सुनने का मजा आ जाता। लेकिन वो लेवल नहीं है। तो अतीत की स्मृति होना बहुत जरूरी है, और अतीत आपका आता है जब आप एक अपने पुराणों के अच्छे स्टूडेंट होते हो, और जो कुछ भी है उसको स्वीकार्य भाव से समझते हुए आगे बढ़े। फिर जो उसमें से लेना है ले लिया, नहीं लेना है छोड़ दिया। अंत में आता है भविष्य के प्रति दृष्टि। ये 6वां गुण है। एक सफल नेतृत्व के लिए भविष्य के प्रति दृष्टि मीन्स फ्यूचर विजन और विजनरी आउटलुक ऑफ द फ्यूचर। गीता के श्लोक में, गीता के 700 श्लोकों में ये श्लोक आता जरूर है, कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, और क्योंकि फल जो प्रदान होगा वो परमात्मा के हाथ में होता है। ठीक बात है। लेकिन जहां से हमने प्रारंभ किया था आज का एपिसोड, कर्तव्य भवन का उद्घाटन मोदी जी का, तो फिर ये कर्तव्य में और कर्म में क्या अंतर है, इसको समझना पड़ेगा आपको। कर्तव्य एक व्यापक दायित्व है जो किसी व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, यह है कर्तव्य। और दायित्व होता है एक विशिष्ट कार्य जिसे कानूनी या नैतिक रूप से पूरा करना होता है। अब उसको समझने के लिए एग्जाम्पल भी लें। उदाहरण कर्तव्य का, जैसे मानो डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज का इलाज करे, लेकिन उसका दायित्व क्या है डॉक्टर का, कि जब उसका वो इलाज करे तो उचित चिकित्सा प्रयास जो है प्रक्रिया का पालन करे। ऐसा नहीं है आया और बैठा और उसको सारे टेस्ट लिख दिए। अरे भाई गरीब है, अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर का कर्तव्य और डॉक्टर का दायित्व, हम सारे लोग कंफ्यूज हैं हिंदुस्तान के अंदर, न कर्तव्य जान रहे हैं न दायित्व जान रहे हैं। फिर दूसरा मानो कि छात्र का कर्तव्य क्या है, तो छात्र का कर्तव्य है वो अपने निष्ठा के साथ पूरी पढ़ाई करे, और दायित्व क्या है कि तमाम ईमानदारी से वो उसकी परीक्षा दे, न कि वो कट पेस्ट नकल करने की पूरी योजना बना करके उसमें उतरे। तो ये उसका दायित्व बनता है। कृष्ण ने समाज और प्रकृति के प्रति कर्तव्य का पालन बताया। तो जैसे मैंने बताया कि कर्तव्य एक व्यापक दायित्व है जो किसी व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन दायित्व एक विशिष्ट कार्य है जिसे कानूनी या नैतिक रूप से पूरा करना होता है। माँ पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य और माँ पिता का अपने बच्चों के प्रति दायित्व है, इसमें अंतर समझो। जिस दिन कर्तव्य और दायित्व हम मिक्सअप कर देते हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो 80 साल या अभी जब 79 साल हो ही गया है हमारा, तो उसको 80 साल ही माने आज़ादी के लगभग,
उसमें जब भी भवन पिछली सरकारों में होते थे तो किसी के मां के नाम पे बनते थे, किसी के बेटे के नाम पे। पहली बार कर्तव्य भवन का कंसेप्ट, कर्तव्य भवन नाम दिया मोदी जी ने। और कर्तव्य के विषय में जो उनकी ये बात है, 1-1.25 मिनट की एक क्लिप आप देखेंगे, निष्पक्ष होकर के सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है। आपने देखा मोदी जी यहां पर जो कर्तव्य के विषय में व्याख्या दे रहे हैं, वही व्याख्या आपको शास्त्रों में कर्तव्य की मिलती है। शास्त्र अगर हम कहें तो सबसे सर्वोपरि शास्त्र जिसको मैं कहता हूं वर्तमान में युवा पीढ़ी के लिए कंपलसरी होना चाहिए, वो श्रीमद् भगवत गीता। आज कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर को जब हम याद कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, सनातनियों के जीवन में गीता का स्थान कहाँ है? क्या श्रीमद् भगवत गीता का सिर्फ घर में होना ही पर्याप्त है? हमने तो धर्म चैनल के ऊपर इसकी पूरी प्रक्रिया रखी है कि रोज के 2-2 श्लोक आपको उसके माध्यम से मिल रहे हैं और पूरी गीता उस चैनल पर अवेलेबल है। फिर उससे मुझे और भी याद आया कि आप जो संपर्क कैसे करें, आपके साथ व्यवहार संपर्क का करना हो तो उसका माध्यम है हमारी वेबसाइट www.swamiopahar.com पर, जिसमें आपको कई जानकारियां मिलती हैं आने वाले कार्यक्रमों के विषय में, मेरी उपस्थिति के विषय में। पर जब बात चल रही हो कर्तव्य की और कर्म की, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में कि एक जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है, वो सच्चा हिंदुस्तानी जो होगा वो कभी भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा कि चाइना ने हमारी इतने 1000 किलोमीटर की एरिया ले ली है या ये ले ली। इसको लेकर के आप अपोजिशन के लीडर हो, संसद में आ जाते। और इसी चीज को लेकर के आपने पिछले दिनों देखा है कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को सिर्फ मान्य नहीं रख सकते। हम जानते हैं आधार कार्ड कैसे कैसे बांग्लादेशियों ने भी बना लिए, औरों ने भी बना लिए, तो क्या उसको हम अपने देश की नागरिकता दे करके वोट देने का हक दे दें? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन दिया है कि नहीं, जो भी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उसको उस पद्धति से करने दिया जाए। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, इसमें हमें फर्क समझना होगा। कृष्ण की जो पर्सनैलिटीज के अलग अलग गुण हैं, कृष्ण एज ए पॉलिटिशियन है, कृष्ण एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कृष्ण समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, कृष्ण आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल है, कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण एक सिपाही बनकर के, यूं कहिए कि सेना अध्यक्ष बनकर के भी हमें दिखाई देते हैं, कृष्ण संत भी बनते दिखाई देते हैं, कृष्ण मित्र भी बन के दिखाई देते हैं, कृष्ण भाई भी बनते हैं, कृष्ण बेटे बनते हैं। ओवरऑल कृष्ण योगेश्वर है। तो उनकी पर्सनैलिटी से हमारे राष्ट्र की जो पर्सनैलिटी को अगर हम मैच करें, विशेष जब जन्माष्टमी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि भारत देश की राजनीति कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव राजनीति का और डिस्ट्रक्टिव राजनीति का फर्क जो है, आप उनके बयानों से, आप उनके व्यवहारों से, आप उनकी
जो भाषा का प्रयोग है उससे समझ जाते हो कि एक दूसरे को नीचा गिराने में एक भी मौका नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इसमें भुगतभोगी होता है इस देश का आम नागरिक जो टैक्स पेयर है। और कृष्ण कहते हैं कि जनता जनार्दन है, और जिस दिन जनता जनार्दन जागृत होती है तो उस जनता द्वारा नियुक्त जो भी नेतृत्व है वो नेतृत्व सही होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं आज के इस जोक के साथ आपको कमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत प्रेरणादायी ये कार्टून है, जहां पर जिसने भी ये कलाकृति दी है सोशल मीडिया पर, कि इस देश की 50% जनता को कचरा फेंकने की बुद्धि नहीं है, मतलब कचरा डालना कहाँ है वो पता नहीं है, तो वोट कहाँ डालेंगे ये कैसे उनको बुद्धि आएगी। इसी वाणी पर, इसी कटाक्ष पर, जन्माष्टमी के पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए